नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपका करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो रिवाइज कर रहे होंगे और अच्छे से और भी अदर सब्जेक्ट्स जो हैं जीएस के, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें एक के बाद एक आपके सामने एग्ज़ाम आएंगे। इसीलिए प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको घबराने की ज़रूरत ना पड़े कि अरे भाई ये सिलेबस है इसका तो हमने ये पढ़ा नहीं। ऐसे नहीं पढ़ना है। एक अभी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सिलेबस ऐसे कवर करिए कि बीच में जाके घबराने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, करंट अफेयर का सेशन अपना उसी फॉर्मेट में, एग्जाम में जैसा आता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। देखते हैं कि हमारे सामने जो आज के बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, 10 सवाल। देखिए यहाँ पे पहले ही मैंने सोचा कि पहले बताया जाए कि आज 10 सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आप आने वाले एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। तो पहला सवाल आपके सामने है मैच द फॉलोइंग वाले ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो आपके सामने है मैच द फॉलोइंग क्लाइमेट कमेटी ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट ऑफ इंडिया विद देयर करेक्ट टारगेट्स। मतलब कि जो कमिटमेंट है भारत सरकार का, उसके रिगार्डिंग ये सारे आपके सामने जो है, इधर आपकी क्या है कमिटमेंट, ठीक है, और इधर टारगेट्स क्या हैं। देखिए ये जो सवाल है इसमें आपके 4 सवाल हैं समाहित हैं। एक सवाल में 4 सवाल हैं आपके, इसीलिए बेहद ध्यान से देखेंगे और इसको इस तरीके से देखेंगे, ध्यान रखेंगे इस सवाल को कि यहाँ पे हम 4 सवाल सीख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्या है। एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, मतलब ऑप्शन ये कह रहा है ए कमिटमेंट लिस्ट में कि उत्सर्जन तीव्रता में कमी तो करना है, तो उसका टारगेट क्या है। इधर ऑप्शन है हमारा वो 1 2 3 4, ठीक है, और इधर जो बी है गैर जीवाश्म ईंधन, मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी की बात हो रही है। और इधर जो ऑप्शन सी है, इधर ऑप्शन सी जो कार्बन सिंक क्रिएशन, ठीक है, कार्बन सिंक क्रिएशन, और जो डी है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल। ठीक है, और इधर देखिए आपके सामने क्या है, 2070 तक नेट जीरो, 2035 तक 2005 स्तर से 47% की कमी। देखिए जो टारगेट होता है किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर देखा जाए, बोला जा रहा है कि 2035 तक 47% की कमी। अरे भैया किसके कंपेयर में कह रहे हो आप, तो वही बोला गया है कि 2005 में जो स्तर था उससे 47% की कमी करेंगे उस स्तर के हिसाब से 2035 तक, ये बोला जा रहा है इसके माध्यम से। और ये कह रहा है कि 3.5 से 3.5 से 4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य करेंगे, मतलब इक्विवेलेंट उसके। और जो चौथा है सोर्स जो है 60% क्षमता और गैर जीवाश्म सोर्सों से। ठीक है, तो इधर हमारा कमिटमेंट हो गया और इधर हमारे टारगेट्स हैं। तो इसके क्या ऑप्शन सही होंगे, इस आपके सामने इधर 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, इसका क्या होगा, 47% रिडक्शन फ्रॉम 2005 लेवल बाई 2035। देखिए सवाल तो आपके सामने एक है, उसमें भी आपके सामने 4 सवाल हैं। उसके बाद से देखिए फैक्ट इतना है इसमें कि 2035 भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना है कि 2005 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहां पे किसकी बात हो रही है, 2005 की बात हो रही है। यह आपको ध्यान रखना है कि 2005 की बात हो रही है। ठीक, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, हमारा चेंज करते हैं इसको कलर को थोड़ा, है ना, 2005, तो ए का क्या हुआ 2। ठीक है, तो देखिए यहां पे ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन ए और सी आ रहे हैं हमारे सामने। आप देखिए मैच द फॉलोइंग, ऐसा सवाल आता है कि अगर 1-2 ऑप्शन आपसे मिल जाता है ना, तो आप बहुत करीब पहुंच जाते हैं अपने आंसर के पास में। ठीक है, तो उसी तरीके से अप्रोच रखते हैं ताकि एक प्रैक्टिस भी हो जाए। और जैसे देखिए आप सुने होंगे कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल, कार्बन सिंक क्रिएशन, पावर कैपेसिटी की बात हो रही है। जो दूसरा है नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी, यहाँ पे देखिए कैपेसिटी यहाँ पे भी बात हो रही है, तो इसका ये होगा कि 60% इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब कि जो बी है उसका चौथा होगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन सिंक की बात हुई। कार्बन सिंक मतलब कि जो भी टारगेट है उसके रिगार्डिंग, मतलब उसके हिसाब से पेड़ पौधे लगाएंगे, जितना इक्विवेलेंट, जितना टन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको कम करने के लिए
क्योंकि पता है, हम सबको पता है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को जितना ज़्यादा पेड़ लगेगा, जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे, उतना ज़्यादा कार्बन सिंक बनेगा, ठीक है। तो जो अब ये तीसरा है सी, कार्बन सिंक निर्माण, वो कितना है ये देखिए, सी का 3 ऐसे। और जो डी है दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्य, वो अपने आप क्या हुआ, नेट जीरो 2070, ठीक है। 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल, ठीक है। उसमें 2070 जो 2070 का गोल है वो डी का क्या होगा, ए। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने 4 सवाल है, और जो ये ईयर लिखा है ना, इसको देखिए, ईयर को काफी ध्यान देना है, आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है उड़ान स्कीम से रिलेटेड। उड़ान योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू की जाती है? उड़ान योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू की जाती है? उड़ान का फुल फॉर्म क्या हुआ? उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। इसका मेन मकसद था कि जो टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, शहर हैं, मतलब कि छोटे शहर हैं, किस राज्यों के छोटे शहर हैं, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। किसके थ्रू? हेलीकॉप्टर के थ्रू। वहाँ पे उन हेलीपैड बनाया जाए। अगर वो कोई रूट है ऑलरेडी, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा जहाज़ों का आवागमन नहीं है, तो उसको बढ़ाया जाए। वो कैसे? जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग देगी, मतलब कि वो जो कंपनीज हैं एरोप्लेन की सुविधा के लिए, जो कंपनीज हैं उनके साथ में डिस्कस करके उन्होंने एक वायबिलिटी गैप फंडिंग एक कॉन्सेप्ट ले आया। जैसे मान लीजिए वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या हुआ, वीजीएफ क्या हुआ, कि वो उस कंपनी का एक जो यात्री है, पैसेंजर है, उसका किराया मान लीजिए कि 5,000 लग रहा है, ए से बी जाने में 5,000 लग रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, आपको यहां से आप पैसेंजर से लीजिए 2500 रुपए। कितना? 2500 रुपए लीजिए, बाकी का जो बचा 2500 वो हम देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जो 2500 एक्स्ट्रा दे रही है सरकार, इसी को बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो इसके थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी, उड़ान के थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, और आम लोग जो हैं वो उनके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, समय बचेगा तो आप बहुत सारे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। विच मिनिस्ट्री, देखिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और इसके साथ देखिए, अभी इसको मॉडिफाइड किया गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको मॉडिफाइड किया गया है। इसको अगले 10 वर्षों के लिए, इसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक? 2035-36 तक, ठीक है। 2035-36 तक इसको बढ़ा दिया गया है, इस स्कीम को। कब? लेकिन वो कब लॉन्च हुआ था? 2016 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको 2035-36 आज से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है तीसरा, द सलाल हैमाना लिथियम भंडार किस जिले में स्थित है? देखिए, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस जिले में स्थित है। कई बार आपके सामने सवाल आ जाएगा कि इसका नाम लिख के बोल देगा कि किस राज्य में है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रहना उस टॉपिक के लिए, उस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा कारगिल, लेह, रियासी। ऑप्शन डी है अनंतनाग। तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, रियासी, ठीक है। लिथियम, इसको सफेद सोना भी बोला जाता है। आपसे कई नामों से जाना जाता है, जो आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा। देखिए, इसके साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बालू को भी, जो रेत होता है नदियों में पाया जाता है, उसको भी सफेद
सफेद सोना बोला जाता है, लेकिन वो एक ऑफिशियल नहीं है, इसी तरीके से वो जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे सफेद सोने की बात हो रही है तो वो लिथियम की बात हो रही है। काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हल्का होता है, और ये चांदी जैसे चमकता है ना, उसी तरीके से चमकता है ये। और इसका यूज मेनली, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसका इस्तेमाल देखिए, अभी आपके पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, उसके बाद से बहुत सारे रिचार्जेबल बैटरीज हैं जिससे आप लाइट में यूज करते हैं, तो उसमें बैटरीज बनाने में इसका यूज होता है। और सबसे बड़ी बात कि रिचार्जेबल बनता है, और जो कम मतलब हाई डेंसिटी एनर्जी एक्वायर करता है ये लिथियम का इस्तेमाल करके जो बैटरी बनती है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कम स्पेस में रखी जा सकती है स्टोर करके। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है लिथियम का, जिसको Li से, ये इसका केमिस्ट्री में इंडिकेशन है Li। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है चौथा। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इज लोकेटेड एट। ठीक है, देखिए इससे पिछला जो सवाल है उसमें आपके सामने ये जो चारों ऑप्शन है उसमें आपको तो लग रहा है कि देख के ही लग रहा है कि ये चारों जो ऑप्शन है वो किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये सवाल जो अभी हमने देखा हमारे सामने था, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लखनऊ, नई दिल्ली, गाजियाबाद, जयपुर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, गाजियाबाद। क्या होगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद इसका आंसर होगा। और इसका मेन काम क्या है? इस जो ये इंस्टीट्यूशन है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की, जो कि बात कर रहा है जैविक और प्राकृतिक खेती की, जैविक और प्राकृतिक खेती की, ये इंस्टीट्यूशन काम करता है। किस तरीके से काम करता है कि जो जैविक और नेचुरल फार्मिंग है उसका इस्तेमाल कैसे हो, कैसे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय बढ़ाई जाए, और कैपेसिटी कैसे बढ़े, क्षमता बढ़ाई जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होता है, क्षमता कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में विचार विमर्श होता है। और किस तरीके से वो, अगर कोई इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कोई आता है, कोई अपने तरीके से उसको मैनेज करना चाहता है, तो उसका सर्टिफिकेशन का काम करता है। क्या? सर्टिफिकेशन का काम करता है ये इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो जैविक और प्राकृतिक खेती से रिलेटेड है, और वो इंस्टीट्यूशन का केंद्र कहां पे है? गाजियाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आपसे देखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप देखिए हर सवाल आता है एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट लगता है एग्जामिनर को कि भैया ये बता दो कि ये जो है हमारा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कोई पोर्टल हुआ, कोई जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, तो वो किस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मोटा मोटी आप ऐसे ध्यान रखेंगे, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल जो है वो इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का कहां पे आयोजित किया जा रहा है? ये सवाल आपके सामने है। आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उसके बाद से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा होगा छत्तीसगढ़। यहां पे जितने भी राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश सब मिला के 30 जगहों से यहां से सभी प्लेयर आएंगे और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पे खेलेंगे और विजेता बनेंगे। कोई उप विजेता होगा, कोई विजेता होगा, किसी वहां से उस राज्य के खिलाड़ी आएंगे, खेलेंगे। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। और देखिए ये इनॉग्रल है, मतलब कि प्रथम। आप ध्यान देना होगा इसको, आपसे सिंपली पूछ लेगा एग्जामिनर की पहली बार। ठीक है, ट्राइबल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कहां हुआ 2026 ना लिख के बोल देगा कि पहली बार कैसे, कहां हुआ। तो आपको ध्यान रखना है इसको कि छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, आप हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी कमेंट करके बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है
द एशियन लैक्रोस गेम वेयर इंडियन टीम वन गोल्ड मेडल वेयर हेल्ड इन विच सिटी। पूछ रहा है कि एशियन लैक्रोस गेम जहां भारतीय टीमों ने स्वर्ण पदक जीता कहां पे आयोजित हुआ। ऑप्शन ए है दोहा, बी है रियाद, सी है दुबई और डी है तेहरान। तो आंसर क्या होगा हमारा, रियाद, सऊदी अरब में है रियाद, ऑप्शन बी। और इसका देखिए जो एशियन लैक्रोस गेम है उसमें क्या होता है कि ये जालीनुमा जैसा, ये है भाई साहब हैं, ये जालीनुमा जैसा रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे ये हैंडल होता है, यहाँ पे पकड़ने के लिए डंडा होता है और ये जाली होता है इसमें, और इसी में बॉल को लेके भाग के गोल करना होता है। अरे वैसे ही एक अगर मतलब कि गांव में जैसे नहीं होता है कि आम वगैरह पेड़ पर रहता है तो जाबी जैसा बनाते हैं उसमें, और इतना आसान होता है गांव में कि पेड़ के पास लेके जाते हैं, आम के पास में, फल के पास में उसे फंसाते हैं और खींचते हैं, आम गिरता भी नहीं नीचे, उसी में मतलब कि अटक जाता है उसी में और टूटता नहीं है, फूटता नहीं है वो आम। तो उसी तरीके का ये है, ये इसी गेम को बोलते हैं एशियन लैक्रोस गेम। सबसे बड़ी बात देखिए कि ये दोनों पुरुष और महिला दोनों ग्रुप में गोल्ड मेडल जीते हैं। दोनों ग्रुप में पुरुष और महिला दोनों ग्रुप गोल्ड मेडल जीते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना अपने देश का सम्मान बढ़ा, नाम बढ़ा। और उसके बाद से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसको हरा के जीते, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि किसको हरा के जीता। तो पुरुष जो कैटेगरी है उसमें किसको हरा है, इराक को, किसको, इराक को। और महिला कैटेगरी में किसको हरा के जीता। महिलाओं ने सोचा कि अरे भाई जहां देखो तहां तुम लोग हरा रहे हो, एशिया कप देख लो, T20 वर्ल्ड कप देख लो, हर जगह तुम ही लोग हरा रहे हो यार, हमें भी तो मौका मिले, हम भी हराने। इन सबको हारने का ही मतलब कि ऐसा हरा देते हैं कि कहीं पे भी सोचेंगे ही नहीं कि जीतने के लिए, मनोबल ही टूट जाएगा। अरे जब जा रहे हैं खेलने, किसी भी गेम में हरा दे रहे हैं। तो हमारी महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया है। किसको, पाकिस्तान की टीम को हराया। ठीक है, इसको हारने का आदत हो गया है। कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, उसमें हर जगह हरा दे रहे हैं। T20 में देखे बहुत इतना हल्ला गुल्ला किए थे सब कि अरे हरा देंगे, इस बार हरा देंगे, अरे क्या हरा देंगे, फलाने गेम में हरा देंगे। बबुआ पहले खेलो तो यार बढ़िया से, टीम तो पहले बना लो बढ़िया यार, उसके बाद से सोचो हराने के लिए। अभी इंटरव्यू में देख रहा था उसी समय एक तो उसमें शोएब अख्तर जो फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, वो बोल रहे थे कि कहाँ टैलेंट है अपने टीम में। किसकी बात कर रहे हो, किस प्लेयर की बात कर रहे हो जो इंडिया को हराने के लिए वो अपने अंदर वो रखता है टैलेंट, कौन से प्लेयर में इतना टैलेंट है। ठीक है, खैर वो तो रही खेल की बात। यहाँ पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो ध्यान रखना है। पाकिस्तान को महिलाओं वाली ग्रुप में हरा के हमने गोल्ड मेडल जीता और पुरुष वाले सेक्शन में इराक को हरा के हमने ये गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारे सामने कौन सा है। अगला सवाल है कि प्रिज्म SG, ठीक है, प्रिज्म SG पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म क्या है इसका। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमारे सामने 4 ऑप्शन है ABCD। ठीक है, इसमें आंसर क्या है हमारा, पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेज मैनेजमेंट। और स्टील गर्डर SG का है, यहां से स्टील गर्डर। और किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। यही हमारा आंसर होगा, यही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। इसमें क्या होगा कि रेलवे में जो रोड बनता है ROB, रोड ओवरब्रिज, उसके इंस्पेक्शन के लिए, जैसे कि क्या होता है ना कि देखा जाएगा कि कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे ज़रूरत है, इस तरीके से देखना जरूरी है। तो उसका रियल टाइम में इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन, मतलब कि बता देना कि हाँ अब वहाँ पे निर्माण होना चाहिए। ये सारे काम रियल टाइम में, मतलब कि क्या है इस समय, अभी करंट सिचुएशन में बन रहा है, ये सब भी अपडेट होगा इस पोर्टल के माध्यम से। और देखिए, आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ना पूछ सकता है कि ये आपको
ऑप्शन में दिखेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे तो दिख गया आपको कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, कहीं कहीं आपको रेलवे मंत्रालय भी दिख जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको रेलवे मिनिस्ट्री का भी नाम दिख जाएगा, तो आपको वो भी सही है, क्योंकि ये दो मंत्रालय मिलके ये काम करेंगे और इनके द्वारा इस पोर्टल का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रेलवे मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये दोनों मंत्रालय मिलके इस काम को करेंगे, और इसका जो एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आज का क्वेश्चन नंबर 8, SAFF अंडर 20, ठीक है, चैंपियनशिप 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन 2026 की बात हो रही है। ये फुटबॉल से रिलेटेड गेम जो अंडर 20 है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन के सामने काठमांडू, ढाका, माले मतलब मालदीव की राजधानी है, सी कोलंबो जो कि श्रीलंका की राजधानी है। पूछा जा रहा है कि कहाँ पे, यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माले मालदीव में। देखिए यहाँ पे जो 7 देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो 7 देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे अभी आपको नाम से भी ध्यान आ जाएगा कि साउथ एशिया की बात हो रही है। तो अगर कहीं आपसे 3-4 नाम दे के एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दे कि मतलब कि भारत, पाकिस्तान, ऐसे नाम दे दे, 3 देशों का नाम दे के 4 ऑप्शन बना दे, तो उसमें जरूर होगा कि कहीं ना कहीं उसमें चाइना आ जाएगा, यूरोप की कोई कंट्री आ गई, मतलब कि उसके बाद से कहीं अमेरिका का कोई, दक्षिणी अमेरिका का कोई देश आ गया, इस तरीके से नाम डाल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो 7 देश हैं। पहला भारत, आप ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, उसके बाद बताइए भूटान, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और 7वां जो है जहां पे अभी आयोजित किया जा रहा है, मालदीव। 7वां देश क्या है? मालदीव, ठीक है। तो 7 देश हैं जहां इस SAFFU अंडर 20 का आयोजन जहां हो रहा है, वो 2026 का माले, जो कि मालदीव की राजधानी है, यहां पे हो रहा है आयोजन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने आज का। विच बैंक लॉन्च द गृह सुगम पोर्टल? देखिए पोर्टल की बात हो रही है ये, ठीक है, फॉर डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड गवर्नमेंट पर्सोनेल, मतलब बात हो रही है कि गृह सुगम पोर्टल किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और आपसे सवाल में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि वो रक्षा क्षेत्र से जुड़े होंगे, पैरामिलिट्री मतलब अर्धसैनिक बल हो सकते हैं, गवर्नमेंट पर्सनल मतलब कि सरकारी जॉब कर रहा होगा, सरकारी नौकरी कर रहा होगा वो इंसान, ठीक है। तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया, किस बैंक ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, SBI, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, और जो तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आवास बैंक मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, और जो ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। जैसे देखिए ये आखिर में क्यों किया गया, इस पोर्टल का लॉन्च किया, जैसे देखिए जो डिफेंस में हैं वो उनका ट्रांसफर होता रहता है, वो कहीं जॉब करते हैं, उनको रहना कहीं और, मतलब कि उनका जो घर है वो कहीं और है। तो अगर उनको लोन लेना है तो बहुत सारे कागजात लगते हैं, बहुत जगह साइन करना होता है, तो वो उनको आने जाने में बैंक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कितनी बार बैंक जाना होता है लोन लेने के लिए। तो उसी से बचने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीमलेस, मतलब कि ऐसा पोर्टल बनाए कि वहाँ पे आप डिजिटली आप अपने जितने भी कागजात हैं वहाँ पे आप सबमिट करिए, आपको आसानी से लोन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस्ड हो जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जहां पे आसानी से जो लोन लेने का प्रावधान है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करके इजीली लोन मिल जाएगा। वो किसके लिए? जो डिफेंस में है, पैरामिलिट्री, उसके बाद से गवर्नमेंट पर्सनल। देखिए, जो सरकारी आदमी है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। इसमें कोई वैसा रोक टोक नहीं है कि इस राज्य का होगा या फिर इस केंद्र सरकार का होगा, नहीं। वो सरकारी आदमी होगा, उसको लोन आसानी से मिल जाएगा, उसका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, डिजिटली वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से अपने सारे कागजात वहाँ से लगा देंगे और आसानी से वो सारा काम आगे बढ़ जाएगा। हमारा आज का 10वां सवाल है, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडिया बाउंड एनर्जी शिपमेंट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी हमने देखा कि इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है। आइए देख लेते हैं फिर से। इधर स्ट्रेट ऑफ, इधर सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, इस तरीके से, और इधर ओमान है, ओमान, और इधर यमन। ठीक है, इधर क्या है? यमन। और ये ऐसे है, और यहां पे ऐसे ईरान है। तो ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं और यहां से जाके पाकिस्तान, पूंछ वाला नक्शा पाकिस्तान, इसके बाद यहां पे अफगानिस्तान, ये हमने देखा था। तो ये वाला जो स्ट्रेट है, जल डमरू है, इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। और आपको पता ही है अभी लड़ाई छिड़ी हुई है ईरान और यूएस के बीच में। इतना ईरान, यूएस, फिर इजराइल पे लड़ाई छिड़ी हुई है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको कंट्रोल किया हुआ किसने? ईरान ने। ठीक है, और यहां पे इराक है, इराक, और यहाँ पे छोटे छोटे कुवैत है, दुबई, यूएई है, इस तरीके से सारे देश हैं यहाँ पे। तो ये फारस की खाड़ी बोलते हैं, उसको पर्शियल गल्फ बोलते हैं। और इधर वाला जो है रेड सी, रेड सी है, ठीक है। और यहाँ से हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है। ठीक, इस तरीके से हमने देखा था, लास्ट सेशन में देखा था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भारतीय नेवी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है? तो अब आइए देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ऑपरेशन समुद्र रक्षा। ऑप्शन जो बी है वो कह रहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है ऑपरेशन सागर कवच। ऑप्शन डी कह रहा है ऑपरेशन जल सुरक्षा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, बताइए? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, अभी जो ये वेस्ट एशिया, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि वेस्ट एशिया में जो ये सभी लड़ाई हो रहा है, वॉर हो रहा है ईरान, यूएस, इजराइल के बीच में, इस तरीके से नाम लेके भी बोल सकता है। ठीक है, तो आपके सामने जो ऐसे सवाल आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कौन इंडियन नेवी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो उस ऑपरेशन का नाम होगा क्या? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। ठीक, आज के जो 10 महत्वपूर्ण सवाल है वो हमने आज इस सेशन में कवर कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, ये जो ऑपरेशन है ये तो फेवरेट होता है एग्जामिनर का, क्योंकि अभी देखिए जैसे क्या था कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ था, तो वहां पे एक ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद में इजराइल और उधर वॉर हुआ था, किसके बीच में हुआ था? गाजा पे। ठीक है, तो वहां पे ऑपरेशन चलाया गया था। इससे पहले इराक में ऑपरेशन चलाया गया था। इस तरीके से फिर अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाया गया था। तो वो सवाल आए हैं आपके एग्जाम में, तो ये इस सवाल के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आपके ये सवाल इंपॉर्टेंट है।
तो आज का सेशन हमारा 10 सवाल का जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ। बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल, 10 इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके, ठीक है। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। देखिए पढ़ना तो है ही, साथ में रिवाइज करना है उसको, ठीक है। जब आप रिवाइज करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में और उस पर सवाल, इसलिए आपके सामने ये इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहता है ये सेशन, कि आपको पता लगे कि हाँ ये अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें किस तरीके से सवाल फ्रेम किया जा सकता है। ये भी आपका, आप अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है और आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछेगा, तो फिर क्या ही मतलब उस इंफॉर्मेशन का, उस फैक्ट के आपके पास रहने का। क्योंकि अगर उस फ्रेमवर्क में आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए और खुश रहा करिए। देखिए एग्जाम है, होगा, और 2026 में इतनी सारी वैकेंसी है कि इस साल आपको एक नौकरी लेनी ही लेनी है। अपने आप अपना टारगेट सेट करिए कि हमको इस एग्जाम में इस तरीके से पढ़ना है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करें। और 2026 बहुत हो गया, अभी तक बहुत मेहनत कर लिए, लेकिन 2026 भाव नहीं जाना चाहिए, इसमें नौकरी ले ही लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।